इंडिया में थायराइड डिसऑर्डर कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 42 मिलियन लोग थायराइड से इफेक्टेड हैं। और प्रॉब्लम यह है कि थायराइड के सिम्टम्स इतने कॉमन लगते हैं कि लोग उन्हें लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या टायर्डनेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। थकान हो रही है, वेट बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, हेयर फॉल है, मूड लो है, पीरियड्स इरेगुलर हैं और हम बोल देते हैं बस वीकनेस है। लेकिन कभी कभी ये वीकनेस नहीं होती, ये थायराइड का सिग्नल होता है। थायराइड का सबसे बड़ा मिथ है कि एक बार थायराइड हो गया तो बस लाइफ लॉन्ग टैबलेट ही सोल्यूशन है। और दूसरा मिथ ये है कि थायराइड को सिर्फ डाइट से कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स ही हाफ ट्रुथ हैं। मैं हूं डॉक्टर शुभम बत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, और इस वीडियो में हम थायराइड को पैनिक या रेमेडीज के लेवल पर नहीं, प्रॉपर साइंस के लेवल पर समझेंगे। मेडिसिन के साथ रूट कॉज, न्यूट्रिशन, गट हेल्थ, स्ट्रेस, स्लीप और लाइफस्टाइल की बात करेंगे। इस वीडियो का गोल ये नहीं है कि आप अपनी टैबलेट खुद से बंद कर दें। गोल ये है कि थायराइड फंक्शन को सपोर्ट किया जाए, डेफिशिएंसीज करेक्ट की जाएं, इन्फ्लेमेशन कम की जाए और बॉडी को रिकवरी का सही एनवायरनमेंट दिया जाए। व्हाट रियली हैपेंस इनसाइड योर बॉडी? थायराइड ग्लैंड नेक के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरी बॉडी पर होता है। ये ग्लैंड मेनली दो हार्मोन्स बनाता है, T4 और T3। T4 को आप स्टोरेज फॉर्म समझ सकते हैं और T3 को एक्टिव फॉर्म समझ सकते हैं, जो सेल्स को सिग्नल देता है कि मेटाबॉलिज्म कितनी स्पीड से चलना चाहिए। इसका कंट्रोल ब्रेन से होता है। ब्रेन का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, पिट्यूटरी TSH रिलीज करती है और TSH थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है कि T3 और T4 हार्मोन्स बनाओ। जब ब्लड में थायराइड हार्मोन्स इनफ हो जाते हैं तो ब्रेन TSH को रिड्यूस कर देता है। ये एक फीडबैक सिस्टम है। प्रॉब्लम तब होती है जब थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स कम बनाता है या T4 को एक्टिवली T3 में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पाती आपकी बॉडी। इस कंडीशन को ब्रॉडली हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, इसीलिए फटीग, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, हेयर फॉल, कोल्ड इंटॉलरेंस और लो मूड जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरी साइड होती है हाइपरथायराइडिज्म, जहां थायराइड हार्मोन्स एक्सेस में बनने लगते हैं। इसमें वेट लॉस, एंजाइटी, पैल्पिटेशंस, हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग, ट्रेमर्स और रेस्टलेसनेस हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, जहां इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है। मतलब थायराइड प्रॉब्लम सिर्फ हार्मोन इशू नहीं है, कभी कभी इम्यून सिस्टम का इशू भी हो सकता है। इसलिए थायराइड को सिर्फ TSH नंबर तक लिमिट मत कीजिए। थायराइड एक कंप्लीट सिस्टम है। आपके ब्रेन, थायराइड ग्लैंड, लिवर, गट, न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम सब मिलकर इसे रेगुलेट करते हैं। द न्यूट्रिशन ब्लूप्रिंट फॉर थायराइड रिकवरी। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि थायराइड रिकवरी में न्यूट्रिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन थायराइड डाइट का मतलब कोई मैजिक फूड नहीं है। थायराइड को काम करने के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर ये न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है तो बॉडी हार्मोन्स प्रॉपरली बना नहीं पाती और उन्हें एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर पाती। सबसे पहला न्यूट्रिएंट है आयोडीन। थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन बेसिक रॉ मटेरियल है। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए स्ट्रगल करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडम आयोडीन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी जाए। एक्सेस आयोडीन भी थायराइड को डिस्टर्ब कर सकता है, स्पेशली ऑटोइम्यून थायराइड डिजीजेस में। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच है आयोडाइज्ड सॉल्ट का सेंसिबल यूज, सी फूड और एग्स इफ सूटेबल, और सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की गाइडेंस में लेना। दूसरा न्यूट्रिएंट है सेलेनियम। ये T4 को एक्टिव T3 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और थायराइड ग्लैंड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। ब्राजील नट्स सेलेनियम का स्ट्रॉन्ग सोर्स है, लेकिन इंडिया में एक्सपेंसिव हो सकते हैं। फिश, एग्स, सनफ्लावर सीड्स और नट्स भी इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। तीसरा है जिंक। जिंक थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, इम्यूनिटी और आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड पेशेंट्स में हेयर फॉल कॉमन होता है और जिंक डेफिशिएंसी इसको वर्सन कर सकती है। वेजिटेरियन ऑप्शंस ऑफ जिंक में पंपकिन सीड्स, चना, राजमा, लेंटिल्स, नट्स एंड सीड्स यूजफुल हैं। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस में एग्स, फिश, मीट बेटर बायो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ है आयरन। आयरन थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो हार्मोन है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विमेन में हैवी पीरियड्स, लो फेरिटिन या अनीमिया थायराइड सिम्टम्स को और वर्सन कर सकते हैं। इसलिए फटीग सिर्फ थायराइड की वजह से नहीं, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, जैगरी, लिमिटेड अमाउंट में एग्स, फिश, मीट इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूजफुल हो सकते हैं। पांचवा है विटामिन डी एंड विटामिन B12। विटामिन डी इम्यून रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हाशिमोटोस जैसे ऑटोइम्यून थायराइड कंडीशंस में। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में फटीग, टिंगलिंग सेंसेशन, ब्रेन फॉग और वीकनेस वर्सन हो सकती है। इसीलिए थायराइड पेशेंट्स को सिर्फ TSH नहीं, विटामिन डी, विटामिन B12, फेरिटिन जैसे मार्कर्स भी इवैल्यूएट करने चाहिए। अब प्रोटीन।
थायराइड रिकवरी में प्रोटीन अंडररेटेड है। थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए अमाइनो एसिड टायरोसिन चाहिए होता है। प्रोटीन मसल मास को प्रिजर्व करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। दाल, कर्ड, पनीर इन मॉडरेशन, एग्स, फिश, चिकन, टोफू टॉलरेंस के हिसाब से डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। हेल्दी फैट्स भी जरूरी हैं। ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे फैटी फिश, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स इन्फ्लेमेशन को सपोर्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फ्राइड ऑयल्स, रिपीटेडली हीटेड ऑयल्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फैट्स थायराइड रिकवरी के अगेंस्ट काम करते हैं। क्योंकि थायराइड का गट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, गट फ्रेंडली फूड्स को इग्नोर मत कीजिए। फाइबर, कर्ड, छाछ, फर्मेंटेड फूड अगर टॉलरेट हो, कुक वेजिटेबल्स, डाइवर्स प्लांट फूड्स माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते हैं। गट बेटर होगा तभी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बेटर होगी। अब बात करते हैं अवॉइड क्या करना है। शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, क्रैश डाइटिंग, वेरी लो कार्ब डाइट्स, एक्सेस सोय, अल्कोहल ओवरलोड और रैंडम सप्लीमेंट्स। रॉ क्रूसिफरस वेजिटेबल लाइक रॉ कैबेज, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर को एक्सेसिव क्वांटिटी में अवॉइड करें, बट कुक्ड फॉर्म में मॉडरेट क्वांटिटी में जनरली यूज कर सकते हैं। थायराइड रिकवरी का फूड रूल सिंपल है। नरिश द ग्लैंड, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, सपोर्ट द गट एंड स्टॉप कंफ्यूजिंग योर बॉडी विद एक्सट्रीम डाइट्स। अब बात करते हैं व्हाई योर थायराइड डजंट इंप्रूव। एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर न्यूट्रिशन इतना इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन भी चल रही हैं, फिर भी बहुत से लोग बोलते हैं डॉक्टर रिपोर्ट्स तो ठीक हो गई हैं, लेकिन मुझे अभी भी फटीग है, वेट कम नहीं हो रहा है, हेयर फॉल भी चल रहा है। रीजन सिंपल है, हार्मोन रिप्लेस करना और रूट कॉज को इंप्रूव करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहला फैक्टर है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहती है, कॉर्टिसोल हार्मोन कॉन्टिन्यूअसली एलिवेटेड रह सकता है। ये स्लीप को डिस्टर्ब करता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है और T4 से T3 कन्वर्जन को भी इफेक्ट कर सकता है। इसलिए कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स एक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन उनके एनर्जी लेवल्स नॉर्मल नहीं होते। दूसरा फैक्टर है पुअर स्लीप। सिर्फ 5 से 6 घंटे की फ्रैगमेंटेड और डिस्टर्ब्ड स्लीप मेटाबॉलिज्म, एपेटाइट हार्मोन्स और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इफेक्ट करती है। लॉन्ग टर्म में ये वेट गेन को प्रमोट करती है और एक्सेस बॉडी फैट खुद क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जो थायराइड रिकवरी को और डिफिकल्ट बना सकता है। तीसरा फैक्टर है गट हेल्थ। मैं क्लिनिक में ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखता हूं, अगर गट हेल्दी नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी कॉम्प्रोमाइज्ड रहता है। आयरन, विटामिन B12, जिंक और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब होते ही नहीं और थायराइड को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कम मिलता है। इसीलिए क्रॉनिक एसिडिटी, गट इन्फ्लेमेशन, रिकरेंट डायरिया या लॉन्ग स्टैंडिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक और मेजर कॉज है हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, जो हाइपोथायराइडिज्म का सबसे कॉमन कॉज है। इस कंडीशन में प्रॉब्लम सिर्फ थायराइड ग्लैंड की नहीं होती, यहां इम्यून सिस्टम ही थायराइड टिश्यू को अटैक करने लग जाता है। इसलिए सिर्फ हार्मोन लेवल्स देखना इनफ नहीं होता, इन्फ्लेमेशन और ऑटोइम्यून प्रोसेस को भी समझना जरूरी है। विमेन में प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड के बाद भी थायराइड डिसफंक्शन डेवलप हो सकता है। इस फेज में हार्मोनल और इम्यून चेंजेस थायराइड को टेम्पररी या कभी कभी परमानेंटली इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए डिलीवरी के बाद परसिस्टेंट फटीग को सिर्फ मदरहुड का पार्ट समझकर इग्नोर करना गलत है। और फाइनली कुछ मेडिसिन, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल और एनवायरमेंटल केमिकल्स भी थायराइड फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए थायराइड रिकवरी सिर्फ एक टैबलेट या एक सुपरफूड से नहीं होती, ये न्यूट्रिशन, गट हेल्थ, स्लीप, स्ट्रेस, इम्यूनिटी और लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन है। जब आप इन सारे पिलर्स को एक साथ इंप्रूव करते हैं, तब बॉडी को थायराइड फंक्शन सपोर्ट करने का बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थायराइड को लेकर या तो लोग बहुत डर जाते हैं या फिर उसे बहुत कैजुअली ले लेते हैं। दोनों अप्रोचेस गलत हैं। अगर आपको थायराइड है तो सिर्फ मेडिसिन से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ डाइट से भी मेडिसिन बंद कर देना सही अप्रोच नहीं है। रियल इंप्रूवमेंट तब आती है जब ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल एक साथ काम करते हैं। इसलिए आज से एक 30 डे थायराइड चैलेंज लीजिए। हर दिन अपने थायराइड के फेवर में एक डिसीजन लीजिए, बेटर फूड चूज करिए, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और फिजिकली एक्टिव रहिए। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि थायराइड रिकवरी किसी एक सुपर फूड या सप्लीमेंट से नहीं होती, वो रोज के लिए गए छोटे छोटे साइंटिफिक और सस्टेनेबल डिसीजन से होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमें 450K सब्सक्राइबर्स पार कराने के लिए हमारा टारगेट इस साल के अंत तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है, तो आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है और मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है। आपका प्यार निरंतर बना रहे, इसलिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम बनाएंगे और साइंटिफिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ये और ये वीडियो भी देखिए।